हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गैर जमानती अपराध मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस में किस तरह से आप जमानत ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि गैर जमानती अपराध में आप जमानत कैसे ले सकते हैं, आप ये बात समझ लें कि जब हम अपराध की कैटेगराइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जमानत की दृष्टि से अपराध को दो भागों में बांटा गया है। एक है जमानती अपराध और एक है गैर जमानती अपराध। जब हम जमानती अपराध की बात करते हैं तो ये अपेक्षाकृत कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं और जमानती अपराध में जमानत पर छूटना व्यक्ति का मूल अधिकार है। जी हाँ, फंडामेंटल राइट है ये, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, मतलब अपवादित दशाओं में ही किसी व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए और जमानत जो है एक नियम की तरह उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो जमानती अपराध क्या है, मैंने बताया, एक कम अपेक्षाकृत कम गंभीर किस्म के अपराध हैं जहां पर में जमानत व्यक्ति का अधिकार है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने से ही व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। गैर जमानती अपराध अपेक्षाकृत ज्यादा गंभीर किस्म के अपराध होते हैं और इनमें जमानत व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, लेकिन गैर जमानती अपराध में भी व्यक्ति जमानत पर छूट सकता है। लेकिन मैंने बताया कि ये अधिकार तो नहीं है, ये न्यायालय यानी कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। कौन से अपराध जमानती हैं, कौन से अपराध गैर जमानती हैं, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो सीआरपीसी के स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है। अपराध के साथ लिखा हुआ है ये जमानती है, ये गैर जमानती है। अगर आप एडवोकेट हैं तो आपके पास एक रेडी रिकॉर्डर होना चाहिए जिसमें आप ये देख सकें कि कौन से अपराध जमानती हैं, कौन से गैर जमानती हैं। वैसे भी बहुत सारे जो पब्लिकेशन हाउस हैं वो वकील डायरी, एडवोकेट डायरी पब्लिश करते हैं, उसमें वो रेडी रिकॉर्डर दिया हुआ होता है कि अपराध कौन से जमानती हैं, कौन से गैर जमानती हैं, कौन से संज्ञेय हैं, कौन से असंज्ञेय हैं, आदि आदि। तो जब कभी व्यक्ति जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जमानत पर छोड़ना चाहिए। धारा 436 में स्पष्ट इस बारे में लिखा हुआ है। गैर जमानती अपराध है तो इसके बारे में प्रोविजन हमको दो सेक्शन में मिलेंगे। एक मिलेगा सेक्शन 437 में, जहां पर मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में प्रावधान है, और स्पेशल पावर है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के, जो दिए हुए हैं सेक्शन 439 में। आज हम इस लेक्चर को स्पेसिफिकली फोकस करेंगे सेक्शन 437 के प्रोविजंस पर। तो आपको यह समझ में आया कि गैर जमानती अपराध क्या हैं और गैर जमानती अपराध में किस तरह से बेल मिलती है, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। गंभीर किस्म के अपराध जो कि जमानती नहीं हैं, खासकर 3 वर्ष या ज़्यादा अवधि के कारावास से जो दंडनीय अपराध हैं, वो गैर जमानती क्लासिफाइड किए गए हैं। ऐसे अपराधों में मैंने बताया जमानत स्वीकार करना है नहीं करना है, ये कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है। जैसे चोरी के लिए किसी के घर तोड़कर सेंधमारी करके घर में घुसना मर्डर का अपराध है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या जो है रेप के अपराध हैं, ऐसे अपराध गैर जमानती कोटि में आते हैं। वैसे सीआरपीसी में गैर जमानती अपराध की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, केवल इतना ही कहा गया है कि अपराध जो जमानती नहीं है और जिसे प्रथम अनुसूची फर्स्ट स्केड्यूल में गैर जमानती के रूप में अंकित किया गया है, वही गैर जमानती अपराध हैं। गैर जमानती या अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी, इसके बारे में प्रावधान मैंने बताया सेक्शन 437 में है, जो आपको याद करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जिस पर गैर जमानती अपराध का अभियोग है, आरोप है, और ऐसे व्यक्ति को जिस पर संदेह है कि उसने गैर जमानती अपराध किया है, पुलिस थाना इंचार्ज वारंट के बिना गिरफ्तार करता है या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हाजिर किया जाता है, लाया जाता है, तो जमानत पर छोड़ा जा सकेगा कब। तो इसके लिए आपको एक सेक्शन और रेफर करना पड़ेगा, सेक्शन 167 है सीआरपीसी का। दो बातें वहां लिखी हैं कि अपराधों में जिसमें 10 वर्ष तक के कारावास की सजा है, 60 दिन का समय है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो चार्जशीट पेश कर दे कोर्ट में, और ऐसे अपराध जिसमें 10 वर्ष से ज़्यादा का कारावास है, 90 दिन के भीतर चार्जशीट पेश करना होता है। इस समयावधि तक व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि 15 दिन है, जुडिशियल कस्टडी की अधिकतम अवधि ये 60 दिन या 90 दिन है। इसके बाद व्यक्ति को जमानत का अधिकार हो ही जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसको गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट के सामने लाया गया है, इंपॉर्टेंट है 24 घंटे के भीतर कोर्ट में लाया जाना चाहिए। ये भी एक मूल अधिकार है आर्टिकल 22 में। साथ ही सेक्शन 167 और सेक्शन 57 सीआरपीसी कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना ही होगा। अगर इस अवधि 24 घंटे के बाद भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा गया है, थाने में बंद करके रखा गया है, तो उसके मूलभूत अधिकारों का हनन है। इसके लिए हैबियस कॉर्पस की रिट जारी हो सकती है सीधे हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से।
लेकिन इस पर भी कुछ रोक हैं कि कब गैर जमानती अपराध की दशा में जमानत ली जा सकती है या जमानत दी जा सकती है। पहली बात तो यह है कि यदि कोर्ट को यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट से पनिशेबल किसी अपराध का दोषी है, तो इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब उसे बेल नहीं मिलेगी। ध्यान से समझिएगा। दूसरे शब्दों में ऐसा कह दें कि अपराध जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट से बड़ी कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में ट्राइबल हैं वहां चलेंगे, गंभीर प्रकार के अपराध हैं, उनमें मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार नहीं है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट बेल देती ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा अपराध जो कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, और यदि ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले भी एक बार दोषी पाया गया है, मतलब एक बार जेल काट चुका है, दोबारा फिर किसी अपराध के लिए, गंभीर अपराध के लिए लेकर आया गया है, या ऐसा कोई अपराध किया है उसने 2 से ज़्यादा बार दोषी पाया गया है जिसमें 3 वर्ष से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और पहले 2 बार या 2 से ज़्यादा बार दोषी पाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बेल पर नहीं छोड़ा जाता है, उसे बेल नहीं दी जाएगी। फिर भी न्यायालय के ऊपर ये जो 2 बातें बताई, उन बातों के होते हुए भी उसकी विवेक की शक्ति दी गई है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु का कोई बालक, लड़का या लड़की कोर्ट के सामने लाया जाता है, या कोई महिला है किसी भी आयु की वो कोर्ट के सामने आती है, या कोई रोगी है, कोई बीमारी है उससे, या शिथिलांग है, हैंडीकैप्ड है, फिजिकल इन्फॉर्मिटी कोई है उससे, तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है, कोर्ट उसे जमानत पर छोड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है, या कोई महिला है, बीमार है, दुर्बल है, लाचार है, ऐसे लोग हैं, तो कोर्ट कई नियमों के होने के बावजूद भी उसे बेल दे सकती है, उसे बेल देना चाहिए। ये और भी आप जान लें कि केवल यही बात कि अभियुक्त की आवश्यकता है, या अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचानने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या जो है उसको शिनाख्त के लिए उसको रोकना है, अगर एडवर्स पार्टी ये कहती है, दूसरे पक्ष के वकील यानी सरकारी वकील ये कहते हैं, या पुलिस ये कहती है, तो ये ज़मानत को मंजूर करने का आधार नहीं हो सकता, ये पर्याप्त आधार नहीं है। यदि वो किसी और कारण से जमानत पर छोड़ दिए जाने का हकदार है और कोर्ट को वचन देता है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा, न्यायालय जो शर्तें लगाएगी उस शर्तों को मानने के लिए वो तैयार है, तो ऐसे अपराध होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को बेल पर जमानत पर छोड़ा जा सकता है। यदि आरोपी जो कोर्ट के सामने आया है उसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है जिसमें मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, या 7 साल से ज़्यादा का कोई कारावास से दंडित किया जा सकता है, तो न्यायालय लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर देगा ही। लोक अभियोजक कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये किसकी तरफ से आते हैं? पीड़ित की तरफ से, जिसने आरोप लगाया है अपराध के किए जाने का। तो धारा 437 स्पष्ट ये बात कहती है कि उसको सुनवाई का अवसर दिए बिना, उससे पूछे बिना कि जमानत दे दें क्या, व्यक्ति को जमानत नहीं दिया जाएगा। जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो मैंने बताया, दंडनीय कोई अपराध का दोषी है या आरोपी है, दोषी तो वो बाद में होगा जब न्यायालय की सुनवाई पूरी होगी, या इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 6, चैप्टर 16, चैप्टर 17 के अंतर्गत कोई अपराध करता है, या किसी अपराध का दुष्प्रेरण अबेटमेंट करता है, या अपराध के षड्यंत्र या प्रयत्न करने का उस पर आरोप है, तो न्यायालय जमानत पर छोड़ सकता है। छोड़ने पर शर्तें आरोपित करेगा, न्यायालय कुछ शर्तें लगाएगा। जैसे मैंने बताया, व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैं इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। अगर उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार है तो कोर्ट उसे जमानत पर छोड़ सकती है। वो शर्तें क्या हो सकती है कि जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है, इस अध्याय के अधीन जो बॉन्ड पेपर, बंध पत्र निष्पादित करना है, उसको मानेगा, बंध पत्र निष्पादित करेगा, कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध को जैसा करने का उस पर आरोप है, बेल पे रहने के दौरान ऐसा अपराध नहीं करेगा, कि ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप है उस मामले जो से तथ्यों से जो आदमी अवगत है, इसको हम साक्षी कहेंगे, या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को तथ्यों को प्रकट न करने के लिए धमकाएगा नहीं, साक्षी को डराएगा नहीं, उसको परेशान नहीं करेगा, उसको कोई वचन नहीं देगा, उसको कोई उत्प्रेरणा नहीं देगा, या ऐसा व्यक्ति साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न्यायालय की अधिकारिता से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे कुछ शर्तें हैं जो कोर्ट लगाती है, और जो आरोपी है उससे बिना किसी बात के उन शर्तों को मानना होगा। अगर वो शर्तों को मानने के लिए तैयार है तो कोर्ट उसे बेल पर छोड़ सकती है। साथ ही न्यायालय न्याय हित में, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए और भी शर्तें लगा सकती है, जैसा वो ठीक समझे। जज साहब आरोपी को बेल क्यों दे रहे हैं, इसके कारणों को अपने ऑर्डर में लिखेंगे। तो आरोप, जब कभी ऐसे अपराध का आरोप है, मैंने बताया जो गैर जमानती है, तो 3-4 बातें मैंने आपको बताई, रिपीट कर दूं वापस से। न्यायालय से बेल मिल सकता है,
बेल अधिकार नहीं है, उसकी मांग की जा सकती है, उसके लिए प्रार्थना की जा सकती है। कोर्ट को समझाना होगा कि ये व्यक्ति जिसने गैर जमानती अपराध का जिसके ऊपर आरोप है वो कोर्ट की शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसके बाद भी कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का अवसर देगा, उसकी बातों को सुनेगा, और जमानत देना हो तो अपने आदेश को लिखेगा कि जमानत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अभी तो आपने समझा कि क्या प्रावधान है 437 के। सेक्शन 437 जो आईपीसी का है वो बहुत ही लंबा है, 2 से 2.5 पेजेस में है। उसकी समरी मैंने आपको बताई है कम शब्दों में। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार कर ही लिया गया है, कोर्ट के सामने ले ही गया है, उसको इन पुलिस लेकर जाती है और चार्जशीट पेश हो गई है, तो कैसे वो जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या बातें कोर्ट से कह सकते हैं। तो धारा 437 सीआरपीसी में जमानत कोर्ट से लेना क्रिमिनल प्रैक्टिस का सबसे मुश्किल काम है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें ये लिखा हो कि ये पहला एप्लीकेशन है या दूसरा। साथ ही ये भी लिखना होगा कि ये कितने समय से व्यक्ति जेल में है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कि एप्लीकेशन में लिखना ही चाहिए। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन में ये ज़रूर लिखें कि शिकायतकर्ता ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत की है या एफआईआर करवाई है, और क्यों झूठी शिकायत करवाई है, उसका कारण क्या है। क्योंकि कोर्ट आपको दोषी समझती है। कोर्ट को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके खिलाफ ये क्यों किया गया है, ताकि कोर्ट सबसे पहले यह विचार कर सके कि आप आरोपी हैं, आप पर अपराधी नहीं हैं, या आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है और जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह से सच्चा नहीं है। दूसरी बात जो आपको एप्लीकेशन में लिखनी चाहिए कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें कमियां क्या हैं और किस तरह से वह एफआईआर झूठी मालूम पड़ती है। जैसे अगर कोई सड़क दुर्घटना का आरोप है तो आप सीसीटीवी की फुटेज दिखा सकते हैं कि आपने टक्कर नहीं मारी, आपको टक्कर मारी गई है, या आप कार में, आपकी गाड़ी में डेंट है, ये दिखा सकते हैं कि गाड़ी में अगर पीछे की ओर डेंट है तो डेफिनेटली किसी ने पीछे से टक्कर मारी होगी, आपने टक्कर नहीं मारी होगी। या लड़ाई झगड़े का मामला है तो आपके पास आपकी एमएलसी रिपोर्ट होगी कि आपको चोट आई थी और जिसने पिटाई लगाई है, जिसने झगड़ा किया है, उसी ने एफआईआर लिखवा दिया है। तो कुछ भी जो आपके पास सबूत हैं, उस मेडिकल रिपोर्ट की, उस सीसीटीवी फुटेज की, किसी दस्तावेज की, वो बात आपको साथ में अटैच करनी चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। जैसे अगर आप पर आरोप लगा है कि फला तारीख को कहीं किसी जगह पर आपने अपराध किया है, तो आपको, अगर आप उस दिन वहाँ नहीं थे, आप कहीं और थे, तो आपको वो सबूत भी दिखाना चाहिए कि उस दिन आप कहाँ थे और जहाँ पर अपराध होने की बात की गई है वहाँ आपकी उपस्थिति ही नहीं थी, तो आप अपराध कैसे कर सकते हैं। तो कुछ तथ्यों का सहारा लेकर के, आप मोबाइल लोकेशन का सहारा लेकर के भी ये बता सकते हैं। तो ये बात भी एप्लीकेशन में होनी चाहिए कि किस तरह से एफआईआर झूठा है, और आपको बेल मिलनी चाहिए ताकि आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अवसर मिले। तीसरी बात जो आपको लिखनी चाहिए वो ये कि जांच एजेंसी ने कितना दिन लगाया है अपराध की छानबीन में। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, 10 वर्ष तक के कारावास के अपराध में 60 दिन के भीतर चार्जशीट आनी चाहिए, और 10 वर्ष से अधिक के कारावास या फिर आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट वाले मामले में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। अगर इतने समय में चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है तो सीआरपीसी के सेक्शन 167(2) में जमानत का अधिकार मिल जाता है। तो अगर ये समय बीत गया है तो ये भी जो है आपके एप्लीकेशन का पार्ट हो सकता है और आपको जमानत मिल सकती है, क्योंकि यहां भी जमानत आपका अधिकार हो जाता है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद आमतौर पर गंभीर मामलों में जमानत नहीं मिलती। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के द्वारा लगातार ये दलील दी जाती है कि मामले की छानबीन चल रही है और आरोपी से पूछताछ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो फिर यह तय होता है कि पूछताछ की जानी है कि नहीं की जानी है, क्योंकि तब तक जांच एजेंसी गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी होती है। जमानत के लिए चार्जशीट दाखिल किए जाने को आधार बनाया जा सकता है कि अब इतना समय हो चुका है और अब व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे। लेकिन अगर जांच एजेंसी को यह लगता है कि आरोपी जो है वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्य को नष्ट कर सकता है, और किसी आधार पर भी अगर जमानत का विरोध किया जाता है तो जमानत मिलने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि जमानत जो है इसकी सुनवाई में मेरिट को ही आधार बनाया जाता है और मेरिट पर ही जमानत दिया जाना या न दिया जाना तय होता है। केस किस स्टेज पर है और कब किस स्टेज पर जमानत दी जाए, इसके संबंध में सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन आमतौर पर 3 साल तक कैद की सजा के प्रावधान वाले मामलों में मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल जाती है। अगर आप पहले से ही किसी आपराधिक रिकॉर्ड में नहीं हैं, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहे हैं, तो ये भी बेल लेने का एक कारण हो सकता है। आपको ये भी समझाऊं मैं।
बेल के लिए टैक्स रिटर्न या आपकी आश्रित परिवार के लोगों की जो है डिटेल या कम उम्र का सहारा, ये सब भी एप्लीकेशन में डाला जा सकता है कि क्यों बेल मिलनी चाहिए। गैर जमानती जो अपराध हैं उसके लिए ज़मानत के संबंध में जो सीआरपीसी की धारा 437 सी है, उसमें बेल या जमानत लेने में सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो आईओ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पुलिस का, या सरकारी वकील हैं। अगर वे बेल का ज़्यादा विरोध नहीं करें तो कोर्ट मन बना सकता है कि इस व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ा जाना चाहिए। जज साहब को समझाने में बड़ा जो काम करता है वो आपका वकील करता है। आपको ज़मानत मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका 80% भाग आपके वकील पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से आपके मामले को कोर्ट के सामने रखता है। क्या उसकी बातें कोर्ट को प्रभावित करने लायक हैं? क्या वो जज साहब को समझाने में कामयाब हो पाया है कि आपको ज़मानत मिलनी चाहिए? जितनी दृढ़ता के साथ, कन्विक्शन के साथ वो अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे आपके वकील साहब, उतना आपको बेल मिलने में आसानी होगी। लेकिन उसके बाद भी बेल देना या नहीं देना, इसका फैसला अदालत का होता है, क्योंकि ये न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रायल के दौरान जो अहम साक्षी हैं, इंपॉर्टेंट साक्षी हैं, मटेरियल विटनेस हैं, उनके बयान अगर आरोपियों के खिलाफ हों तो भी आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप कोर्ट में जाएं और जमानत की एप्लीकेशन के लिए, तो आपके पास आपके सारे पेपर्स तैयार हों। आपके मेडिकल के पेपर्स आपके पास होने चाहिए, या ज़मानत के लिए आप जिस चीज़ को आधार बनाना चाहते हैं उससे संबंधित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। कोर्ट में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब बहुत ही शालीनता व समझ के साथ देना चाहिए। कोर्ट का रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज कि गैर जमानती अपराध में कैसे ज़मानत मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि गैर ज़मानती अपराध में कौन कौन से आधार हो सकते हैं कि व्यक्ति को ज़मानत मिल सके। एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करना है बहुत कम शब्दों में मैंने आपको बताया। और अगर ज़मानत लेना है, ज़मानत के लिए एप्लीकेशन करना है, और दूसरी बात ये कि अपराध गंभीर किस्म का है, गंभीर आरोप हैं, तो एक अच्छा वकील करें जो आपकी बात को दृढ़ता से कोर्ट के सामने रख सके। और सीआरपीसी का सेक्शन 437 आप अगर एक बार रेफ़र कर लें तो बहुत बढ़िया होगा, आपको अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा। जो नए वकील इस लेक्चर को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी सेक्शन 437 के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। आज यहीं रुकते हैं, एक लेक्चर में और जुड़ेंगे और समझेंगे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के क्या स्पेशल पावर हैं ज़मानत के बारे में। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और जानते रहिए देश दुनिया के कानून को सरल भाषा में। हैव अ नाइस टाइम।